नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धातु और अधातु जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसकी 2 वीडियो हमने इससे पहले अपलोड की थी। आज इस अंतिम वीडियो के अंदर हम धातु एवं अधातु टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इन सब को करने के बाद आपको किसी प्रकार की गाइड या पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार हम किसी टॉपिक को इतना ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं उनको छोड़ देते हैं और परीक्षा में जब भी प्रश्न आते हैं तो वो उन्हीं बेसिक्स कंसेप्ट में से पूछे जाते हैं और कई बार हम बिल्कुल इजी प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बचे हुए जो धातु अधातु जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो एक बार जो प्लेलिस्ट बनी हुई है CT साइंस के नाम से, वहाँ पर जाकर इससे पहले जो अपलोड किए गए टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो को आप अच्छे से देखें। और इससे बाहर जहाँ तक हमारा मानना है कि परीक्षा में प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक जिसकी परिभाषा खनिज से स्टार्ट करेंगे कि खनिज क्या होता है। और ये हम लगभग 5वीं 6ठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई खनिज किसे कहते हैं। सिंपल सा एक परिभाषा होती है खनिज की। चलिए शुरू करते हैं। खनिज क्या होते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उन तत्वों को खनिज कहते हैं। कि पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी जो है, जो पृथ्वी का धरातल जो है, उस धरातल पर पाए जाने वाले तत्व जो है उनको खनिज कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इसकी कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी जो है उसमें प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है अयस्क क्या होता है। अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क क्या होता है कि कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है और उन धातुओं को निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है। ठीक है, उन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। कि कुछ स्थान पर जो खनिज होते हैं उनमें कोई विशेष धातु जो है वो काफ़ी मात्रा में होती है और जिनको निकालना लाभकारी होता है। इस प्रकार के जो खनिज होते हैं उनको अयस्क कहते हैं। तो भाई हमने 2 बिल्कुल ईजी से परिभाषाएं पढ़ी है। खनिज क्या होता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं उन तत्वों को हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है कि कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु जो है वो काफ़ी मात्रा में होती है और जिनको निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो अभी हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। कि धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। निष्कर्षण का मतलब होता है कि धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त कैसे किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है। कई बार हम टॉपिक को बिल्कुल इजी जो पार्ट है उसको हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़े बेसिक्स कंसेप्ट के साथ पूछे जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। तो सबसे पहले क्या होता है कि अयस्क के रूप में हम धातुओं को निकालते हैं, फिर उन अयस्क का सांद्रण करते हैं। फिर अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। कि सबसे पहले अयस्क जो है उनको प्राप्त करते हैं और फिर उनका सांद्रण किया जाता है। देखो 3 प्रकार की धातुएं हमारे पास प्राप्त होती हैं। एक होती है उच्च क्रियाशील धातुएं, मतलब जो बहुत तेज़ी से क्रिया करती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। एक होती है मध्यम क्रियाशील धातु, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। और एक होती है निम्न क्रियाशील धातु जिसमें आता है सिल्वर और गोल्ड। देखिए प्रश्न परीक्षा में यहीं से आपसे पूछ ले कि बताइए उच्च क्रियाशील धातु कौन कौन सी है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब उच्च क्रियाशील धातु होती है।
अच्छा, ये पूछे कि मध्यम क्रियाशील धातु, तो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये मध्यम क्रियाशील धातु होती है। और निम्न क्रियाशील धातु की बात करें तो इसमें आता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड जो है वो निम्न क्रियाशील धातु होती है। ठीक है, तो उच्च क्रियाशील धातु में है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मध्य क्रियाशील धातु में आता है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। और निम्न क्रियाशील धातु के अंदर आता है सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न तो परीक्षा में आपसे ये पूछ ले कि भाई उच्च क्रियाशील धातु बताओ, तो आप बता सकते हो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछे कि मध्यम क्रियाशील धातु बताओ, तो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। अगर आपसे पूछे निम्न क्रियाशील धातु बताओ, तो सिल्वर और गोल्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई उच्च क्रियाशील धातु जो है उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, यानी उच्च क्रियाशील धातु जो है उनको प्राप्त कैसे किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो उच्च क्रियाशील धातु होती है उनको अगर हम पढ़ें तो उच्च क्रियाशील धातु का जो पहले तो गलित अवस्था में उस धातु को प्राप्त करते हैं और गलित अवस्था में उस धातु का विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहीं से ही बनता है कि उच्च क्रियाशील धातु जो है उनके निष्कर्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये भी दे दे कि भाई कि इसके अंदर जो है वो धातुओं का निष्कर्षण कौन सी विधि से करते हैं, तो याद रखना विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। कि गलित जो धातु है उनका विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, यानी इन्हें शुद्ध धातुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले उच्च क्रियाशील धातु हमें याद रखनी है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होती है। और ये जो उच्च क्रियाशील धातु है इन धातुओं का गलित अवस्था में धातु को लेंगे और फिर इसका विद्युत अपघटन जो है वो किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया से शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त की जाती है। तो याद रखें कि जो उच्च क्रियाशील धातु होती है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। और उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण जो है वो गलित अवस्था में धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है और शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। फिर आती है मध्यम क्रियाशील धातुएं। मध्यम में याद रखना जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया। जिंक, आयरन, लेड और कॉपर ये सब मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। अच्छा, इसके अंदर याद रखना दो प्रक्रम होते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क होते हैं और एक सल्फाइड अयस्क। एक तो कार्बोनेट अयस्क की उपस्थिति में इनको धातुओं को शुद्ध किया जाता है और एक सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में धातुओं को शुद्ध किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क की उपस्थिति में अगर धातुओं को हम शुद्ध करें तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निस्तापन। कि कार्बोनेट अयस्क की उपस्थिति में अगर धातुओं को शुद्ध किया जाए तो ये प्रक्रिया होती है निस्तापन। और यदि सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में धातुओं का निष्कर्षण करें तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं भर्जन। तो याद रखें कि भर्जन और निस्तापन जो है इनका उपयोग मध्यम क्रियाशील जो धातु होती है उनको शुद्ध करने में किया जाता है। और मध्यम क्रियाशील धातु के अंदर आती है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। ठीक है, और इसके अंदर दो प्रक्रम काम में लिए जाते हैं, एक होता है निस्तापन और एक होता है भर्जन। निस्तापन जो होता है ये तो कार्बोनेट अयस्क की उपस्थिति में जो शुद्ध करते हैं धातु को, ये प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। और यदि सल्फाइड अयस्क की उपस्थिति में धातुओं को शुद्ध करें तो प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, अब भर्जन और निस्तापन प्रक्रिया से हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है और फिर धातुओं का करते हैं अपचयन। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, धातुओं का अपचयन करते हैं और शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उच्च क्रियाशील धातु जो है वो तो विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। कि उच्च क्रियाशील धातुएं जो है उनका परिष्करण या शुद्धिकरण जो है वो विद्युत अपघटन द्वारा होता है। मध्य क्रियाशील जो धातुएं हैं इनका विद्युत अपघटन जो है वो धातु के अपचयन द्वारा होता है। याद रखें कि भाई उच्च क्रियाशील का तो विद्युत अपघटन द्वारा
मध्यम जो क्रियाशील है उनका धातुओं में अपचयन द्वारा, और निम्न क्रियाशील धातु जो होते हैं सिल्वर और गोल्ड, इनको याद रखना, सल्फाइड एसिड की उपस्थिति में भर्जन क्रिया द्वारा धातु जो है इनको परिष्करण यानी शुद्ध किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों पे आप ध्यान रखें। उच्च क्रियाशील धातु सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होती है। इनके अंदर गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। मध्यम क्रियाशील धातु जिंक, आयरन, लेड और कॉपर होती है। अगर कार्बोनेट एसिड की उपस्थिति में धातुओं को शुद्ध करें तो ये प्रक्रिया निस्थापन कहलाती है। यदि सल्फाइड एसिड की उपस्थिति में धातुओं को शुद्ध करें तो ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। इनके अंदर सबसे पहले धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और फिर धातु के ऑक्साइड का अपचयन करते हैं और धातु जो है वो शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती है। और वहीं बात करें निम्न क्रियाशील धातुओं की, जैसे सिल्वर है और गोल्ड है, इनका सल्फाइड एसिड की उपस्थिति में भर्जन प्रक्रिया द्वारा इन धातुओं का परिष्करण यानी शुद्धिकरण किया जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, खनिज क्या होते हैं कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उनको खनिज कहते हैं। फिर आता है अयस्क, किसे कहते हैं? कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है और जिसे निकालना भी लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। फिर हमने पढ़ा धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार करते हैं। तो हमने पढ़ा पहले अयस्क खनिज जो है उनमें से अयस्क को निकालते हैं, फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं, फिर इनको 3 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, उच्च क्रियाशील वाले धातु, मध्यम क्रियाशील धातु और निम्न क्रियाशील धातु। उच्च क्रियाशील वाली धातु होती है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, इनका गलित अवस्था में धातु का विद्युत अपघटन करते हैं तो शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और मध्यम क्रियाशील धातु है, इसके अंदर हम कार्बोनेट एसिड की उपस्थिति में अगर इनको शुद्ध करें तो ये प्रक्रिया निस्थापन कहलाती है, और यदि सल्फाइड एसिड की उपस्थिति में इन्हें शुद्ध करें तो ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। इस प्रक्रिया के अंदर पहले धातु ऑक्साइड बनता है, फिर उस धातु का अपचयन करते हैं और अंत में धातु का शोधन होता है। और निम्न क्रियाशील धातु जो है जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सल्फाइड एसिड की उपस्थिति में भर्जन की क्रिया द्वारा धातु का परिष्करण जो है वो किया जाता है। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकता है। कई बार हम इस प्रकार के टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है पता नहीं प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। कई बार हम बहुत सारी मैराथन देखने के चक्कर में बहुत सारे पीवाईक्यू केवल पीवाईक्यू पढ़ते रहने से ही परीक्षा में हमें सफलता नहीं मिलेगी। कम से कम हमारा एक बार टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हम पूरा प्रयास करेंगे आपको कि जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों के अंदर दिया गया है आप उन चीज़ों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं पुस्तकों में से आ रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैंग किसे कहते हैं। गैंग क्या होता है? देखिए, गैंग हम जानते हैं, वैसे नॉर्मल भाषा में भी अपने करते हैं कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं हम कहते हैं कि ये तो भाई उन लोगों की गैंग है। तो वैसे ही जो खनिज अयस्क होते हैं उनके अंदर मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती है उन्हें हम गैंग कहते हैं। कि भाई पृथ्वी से जो खनिज अयस्क निकलते हैं उन खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं। कि भाई पृथ्वी से जो खनिज अयस्क निकलते हैं, खनिज या अयस्क निकालते हैं, उनमें मिट्टी भी साथ में निकलती है, रेत भी निकलती है, बहुत सारी जो अशुद्धियाँ होती है इन अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं। अब नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और हमसे क्या गलती करवाते हैं परीक्षा में, एक एक चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भर्जन की। ठीक है, आपको कुछ की पॉइंट है वो याद रहनी चाहिए। भर्जन क्या होता है? तो याद रखें सबसे पहले कि सल्फाइड एसिड को, अब यहाँ से एक एक चीज़ पकड़नी है कि भाई भर्जन की प्रक्रिया के अंदर
सल्फाइड एयस्क होते हैं। सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में, यानी वायु की पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। अब देखिए, जब कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ से प्रश्न पूछा था तो उन्होंने 4 फैक्ट दिए थे, और गलत कहाँ करवाया था। देखो, उन्होंने ये तो दे दिया था कि भी सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में, यहाँ अधिक ताप की जगह उन्होंने शब्द काम में ले लिया कम ताप पर, ठीक है, बस इसीलिए वो कथन गलत हो गया। ठीक है, तो आपको ये लाइन टू लाइन ऐसे ही याद रहना चाहिए कि सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कि सल्फाइड एयस्क जो है, इस सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में यदि अधिक ताप पर हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। याद रखें कि सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। समीकरण देखो, Zn जिंक, S का मतलब है सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का 3O2 का मतलब वायु की उपस्थिति में, तापन का मतलब है अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बन गया? देखो, जिंक ऑक्साइड बनता है और उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है। तो ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। तो ध्यान रखें कि सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर यदि हम गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। अब देखिए, निस्तापन क्या होता है? भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या है? निस्तापन होता है कार्बोनेट एयस्क को, भर्जन तो था सल्फाइड एयस्क को, निस्तापन होता है कार्बोनेट एयस्क को वायु की सीमित मात्रा में। अब फर्क देखिए, यहाँ तो था वायु की पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे है वायु की सीमित मात्रा में। इसमें भी अधिक ताप है, अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। यदि कार्बोनेट एयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करें तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ देखो, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 का मतलब जिंक कार्बोनेट, इसको वायु की सीमित मात्रा में तापन यानी गर्म किया तो ये जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको कि भर्जन क्या होता है? कि सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट एयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा गैंग क्या होता है, कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। भर्जन क्या होता है? सल्फाइड एयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं कि भर्जन है तो सल्फाइड एयस्क होगा, वायु की उपस्थिति होगी, ताप अधिक होगा। नीचे है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट एयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करें तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट एयस्क को गर्म करना है, वायु की मात्रा सीमित है, ताप अधिक है और गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? कि विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। कि जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, कि ये कहता है कि भाई जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो अत्यधिक क्या होती है? ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। ठीक है, और इससे जो ऊष्मा की मात्रा निकलती है वो इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है, यानी गलित यानी लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है। कि जब भी विस्थापन अभिक्रियाएं होंगी तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, जिस वजह से धातु गली यानी पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में क्या होता है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड
आयरन थर्ड ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। उसके साथ यदि एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाएं तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? थर्मिट अभिक्रिया। आपने देखा होगा, उदाहरण देखो, रेल की पटरी को जोड़ने में, मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में। अब होता क्या है कि जो रेल की पटरियाँ होती है लोहे की बनी होती है, जब वो आपस में टूट जाती है तो फिर उनको वापस जोड़ा जाता है। उस समय क्या करते हैं वो कि भाई आयरन थर्ड ऑक्साइड जो होता है, उस आयरन थर्ड ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करवाते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करते हैं तो ये ऊष्मा निकलती है भाई, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, जिससे ये Fe मतलब आयरन, ये लोहा पिघल जाता है। एल लिक्विड फॉर्म में लोहा पिघलता है और पटरियाँ आपस में पुनः क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो याद रखें, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी को जोड़ने में और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा था कि रेल की पटरियों को जोड़ने में और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर था थर्मिट अभिक्रिया। इसीलिए परीक्षा में ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो सूटेबल है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में वहीं से पूछे जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा गैंग क्या होती है, कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत निकलना, अशुद्धियाँ निकलना गैंग है। भर्जन पढ़ा कि भाई सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है, ये प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। फिर हमने पढ़ा निस्तापन। निस्तापन में पढ़ा कि भाई कार्बोनेट अयस्क है, उसको वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करो तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा थर्मिट अभिक्रिया क्या है, कि भाई विस्थापन अभिक्रियाएँ अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन थर्ड ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की क्रिया करवाते हैं तो इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, और इसका उपयोग होता है रेल की पटरियों को जोड़ने में और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनकी विशेषता पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल तत्व होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हमें याद रखनी होती है, परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम लिथियम तत्व की विशेषता पे बात करेंगे। तो लिथियम की पहली विशेषता तो ये है कि ये सबसे हल्का तत्व है, यानी सबसे हल्की धातु है। मोबाइल की जो बैटरियाँ हैं वो लिथियम की बनी होती है। तो लिथियम धातु के हमें दो गुण याद रखने हैं, कि सबसे हल्का तत्व या धातु है, और इसके साथ में हमें याद रखना है कि इसका उपयोग मोबाइल की बैटरी बनाने में भी किया जाता है। लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम सबसे हल्का तत्व या धातु होती है और इसका उपयोग जो है वो मोबाइल की बैटरी बनाने में भी किया जाता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वायु में सर्वाधिक मात्रा हमें पता है नाइट्रोजन की होती है, कि वायु में सबसे ज़्यादा अगर किसी गैस की मात्रा है तो वो नाइट्रोजन की होती है। चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वाहनों के टायर हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और हास्य गैस यानी लाफिंग जो गैस होती है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं N2O, ये भी नाइट्रोजन तत्व इसके अंदर पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के अंदर आपको याद रखना कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन पाई जाती है, वाहनों के टायर में नाइट्रोजन भरी जाती है, और हास्य गैस जो है वो भी नाइट्रोजन होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें फास्फोरस की। तो फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाल फास्फोरस और एक होता है सफ़ेद फास्फोरस। लाल फास्फोरस का उपयोग होता है आतिशबाजी में और माचिस पर। आपने देखा होगा माचिस के ऊपर जो ब्लैक कलर का चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, जिस पर जैसे ही हम माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं तो वो आग पकड़ता है, तो उसके ऊपर लाल जो फास्फेट है उसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें श्वेत फास्फोरस की, तो श्वेत फास्फोरस का उपयोग होता है चूहा विष में, और ये वायु में जलता है, इसीलिए इसको पानी में रखते हैं। सफ़ेद जो फास्फोरस है, चूहा विष जो होता है यानी चूहों को देने वाला जो जहर होता है, उसके अंदर इसका प्रयोग करते हैं, और इसको वायु में खुला नहीं रखते हैं क्योंकि ये वायु में जलता है, इसीलिए इसको पानी में रखते हैं।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की पहली विशेषता तो ये है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होता है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। ठीक है। और फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग भी होता है। याद रखें कि यदि फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो इसकी अधिकता से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है फ्लोरोसिस रोग। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम हीलियम की। हीलियम की बात करें तो सबसे हल्की अक्रिय गैस है। सबसे हल्की भी है, अक्रिय गैस भी है। वायुयान के जो टायर होते हैं, यानी एरोप्लेन्स या जहाज़ों के जो टायर होते हैं, उनके अंदर हीलियम भरी जाती है। हवा में उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम भरते हैं। कृत्रिम श्वसन के लिए यानी ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण किया जाता है। समुद्री गोताखोर जो है वो भी इसका उपयोग करते हैं। मान लो कि कृत्रिम श्वसन आपने देखा होगा, जो गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं वो अपने पीछे एक टंकी रखते हैं जिसके अंदर कृत्रिम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन और हीलियम मिलाकर भरा जाता है और वो उनका उपयोग सांस लेने में करते हैं। फिर आता है नियोन। नियोन की बात करें तो रंगीन जो बल्ब होते हैं उनमें नियोन का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक कोहरे के अंदर जो नियोन लाइट जो है इनका प्रयोग करते हैं। बल्बों के अंदर नियोन और आर्गन गैस को भरा जाता है। ठीक है। और ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन और पारे की वाष्प जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ तत्वों से रिलेटिव इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिन पर अभी हमने चर्चा की। चलिए एक बार और देख लेते हैं इनको। सबसे पहले लिथियम सबसे हल्का तत्व है, मोबाइल बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायु में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। चिप्स के पैकेट में प्रयोग करते हैं, वाहनों के टायर में प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन जो है इसे हास्य गैस भी कहते हैं। फिर हम पढ़ें फास्फोरस की तो लाल फास्फोरस जो है इसका उपयोग आतिशबाजी में और माचिस पर किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस है, इसका उपयोग चूहा विष में किया जाता है और ये वायु में जलता है, इसे पानी में भी रखते हैं हमने। इसके बाद अगर फ्लोरीन की बात करें तो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है और ये प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग जो है वो फ्लोरोसिस होता है कि भाई यदि जल के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाए तो उसकी वजह से हमें फ्लोरोसिस रोग हो सकता है। हीलियम की बात करें तो सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम होती है। वायुयान के टायरों और गुब्बारों में हीलियम का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम श्वसन के अंदर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है और समुद्री गोताखोर जो है उनके द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। नियोन की बात करें हम तो रंगीन बल्ब जो हैं उनके अंदर नियोन तत्व का इस्तेमाल करते हैं। अत्यधिक कोहरे के अंदर जो लाइटें हैं उनके अंदर भी नियोन का प्रयोग करते हैं। बल्ब के अंदर नियोन और आर्गन जो गैस है वो भरी जाती है। ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन के साथ पारे की वाष्प जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था, हमने इम्पोर्टेंट जो तत्व जो थे उनके बारे में पढ़ा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यशद लेपन। कर्मचारी चयन बोर्ड कई बार यहाँ से ये सीधी सीधी परिभाषा पूछ लेता है और परीक्षा में प्रश्न बिना घुमाए सीधा ही आ जाता है यहाँ से कि लोहे को और इस्पात जो है इनको जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। ये जो विधि है इसे हम यशद लेपन कहते हैं कि लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया या विधि होती है उसे हम यशद लेपन कहते हैं। अब देखिए प्रश्न अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए यशद लेपन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें जस्ते का। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भाई लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है और ये प्रक्रिया यशद लेपन कहलाती है। तो याद रखना जस्ते यानी जिंक की। ठीक है, कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे हम यशद लेपन कहते हैं। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन ये कठोर नहीं होता इतना। इसको कठोर बनाने के लिए भारत के अंदर जो आभूषण बनते हैं उनके अंदर 22 ग्राम तो शुद्ध सोना होता है, 22 कैरेट सोना, और 2 भाग तांबा या उसके अंदर चांदी को मिलाया जाता है। कि भारत में अधिकांशतः आभूषण जो है
उसके अंदर 22 भाग तो शुद्ध सोने के होते हैं, 2 भाग तांबा या चांदी जो है उसको मिलाया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं अमलगम क्या होता है। यदि कोई एक धातु पारा है, यदि कोई एक धातु पारा है, यदि कोई एक धातु पारा है और इससे जो मिश्र धातु बनेगा उसको अमलगम कहते हैं। जैसे ये जिंक धातु है, इस जिंक को अगर पारे के साथ यानी Hg के साथ मिला दें हम, तो जिंक का क्या बन जाएगा, अमलगम बन जाता है। तो अमलगम याद हो गया सबको कि यदि कोई एक धातु पारद यानी पारा है तो इसका जो मिश्र धातु बनेगा उसे हम अमलगम कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना कि पारा जो है, इस पारे का अयस्क क्या होता है, तो पारे का अयस्क होता है सीने बार। फॉर्मूला याद रखना HgS। एक बार डायरेक्ट परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि Hg पारे का अयस्क होता है, उन्होंने सीने बार नाम न देकर ये सूत्र दे दिए, तो याद रखना था एक ऑप्शन में दिया हुआ था HgS, तो पारे का अयस्क क्या होता है, सीने बार, जिसका सूत्र होता है HgS। उसके बाद में है मिश्र धातु या मिश्रातु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, अब ये शब्द याद रखना भाई, मिश्रण समांगी होना चाहिए, समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं और मिश्रातु जो है वो समांगी मिश्रण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रश्न दे दे मान लो कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु के लिए सही कथन है। पहले तो आपको यही दे दे कि भाई 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। दूसरा यहाँ दे दे कि मिश्रातु विषमांगी मिश्रण है, तो गलत हो जाएगा। याद रखें कि मिश्र धातु जो है वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब कुछ मिश्र धातु आपको याद रखनी है। जैसे पीतल है, पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। कांसा जो है ये बनता है तांबे से और टिन से, यानी कॉपर और एसएन से। याद रखना कांसा खुद विद्युत का क्या है, कुचालक है। तांबा विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन कांसा जो है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। शोल्डर, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट मान के याद कर लें। ठीक है, शोल्डर जो है ये सीसा व टिन, सीसा यानी Pb और टिन यानी Sn, इनसे मिलकर बनता है। अब इसके बारे में याद रखना कि शोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग जो है वो विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। इसका जो उपयोग है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो शोल्डर का उपयोग करते हैं। शोल्डर मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर आपस में वेल्डिंग करने में किया जाता है। फिर आता है स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात। इस्पात क्या होता है कि आयरन, क्रोमियम और निकल, आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों को मिला दें अगर, तो स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात का निर्माण होता है। हम जो लोहा यूज़ करते हैं वो 100% शुद्ध लोहा नहीं होता, क्योंकि 100% शुद्ध लोहा जो है उसके अंदर उतनी कठोरता नहीं होती, इसीलिए उसके अंदर 0.05% कार्बन की मात्रा मिक्स की जाती है ताकि उसके अंदर कठोरता जो है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा उस पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि यशद लेपन क्या होता है। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन भारत में जो आभूषण बनते हैं उनमें 22 भाग तो शुद्ध सोने के होते हैं, 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। अमलगम क्या होता है कि यदि कोई एक धातु पारद यानी पारा है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। उदाहरण, जिंक और पारा दोनों से जो मिलकर बनता है उसे जिंक अमलगम कहते हैं। फिर है Hg यानी पारे का अयस्क, तो याद रखिए सीने बार होता है जिसका फॉर्मूला होता है HgS। फिर आता है मिश्र धातु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु जो है वो समांगी मिश्रण होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मिश्र धातु जो हैं वो अपने आप में समांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी नहीं होते। फिर याद रखना है कि पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, यानी Cu+Zn। कांसा जो है वो तांबे और टिन से मिलकर बनता है, कॉपर+Sn। याद रखना कांसा खुद विद्युत का कुचालक है, लेकिन तांबे का उपयोग जो है वो विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। फिर अगर हम बात करें शोल्डर की,
तो शोल्डर मिलकर बनता है सीसा व टिन से, यानी Pb+Sn से। शोल्डर का गलनांक बहुत कम होता है और इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग में किया जाता है। और फिर हम बात करें स्टेनलेस स्टील यानी इस्पात की, तो ये आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। तो इसके साथ ही हमारा जो धातु एवं अधातु जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने 3 वीडियो के अंदर इस टॉपिक को बड़ा डिटेल से पढ़ा है और इसको पढ़ने के बाद में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए पहले आप इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखें, हो सके तो इनके अच्छे से नोट्स बनाएं और इसके बाद में जो PYQ प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से सोल्व करें। और हम भी कोशिश करेंगे कि जब CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले अपने भी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनके अंदर जो साइंस और गणित के प्रश्न हैं उनको सोल्व करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कार्बन टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।